हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का पेपर सोल्यूशन में। और आप सभी को पता है कि राजस्थान का मोटर व्हीकल का हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं 2011 का। आज का जो 50 क्वेश्चन है ना, यहाँ पे मैंने ऑटोमोबाइल मेंशन कर रखा है, ऑटोमोबाइल एंड आईसी इंजन। बट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के और कुछ एक दो क्वेश्चन आपको इधर उधर के सब्जेक्ट्स के भी दिखेंगे। बट मेजर जो पोर्शन होगा वो ऑटोमोबाइल और आईसी इंजन का ही होगा, क्योंकि आपका सिलेबस वैसा है। तो अगर आपके सिलेबस में ऑटोमोबाइल है तो डेफिनेटली आपको ये सारे क्वेश्चन बेनिफिशियल है, मे बी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएं। अगर चैनल पे आप नए हो तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए वीडियो के पीडीएफ के लिए। बाकी सारे डिस्कशन के लिए ये टेलीग्राम ग्रुप है आपको, यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन डाउट जो भी डिस्कस करना है कर सकते हैं। बाकी सारे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन सभी लोगों को पता होगा। स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, डेरिवेशन भी आप लोगों ने अपने लाइफ में कभी न कभी यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस टाइप के डेरिवेशन पूछे जाते थे आप लोगों से, तो पता ही होंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन है 4। क्या होता है? 1 माइनस साइन फाई। अब यहाँ पे जो फाई होता है ना, दैट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और ये मैक्सिमम कब होता है? जब अल्फ़ा जो आपका बेसिकली हेलिक्स एंगल होता है 45 माइनस 5/2 होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन है। होप्स हो कि आप सभी को पता होगा। अगर नहीं कर पा रहे हो, करना चाहते हो, कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, हम डिस्कस कर लेंगे वहाँ पे। बट अभी के लिए इसका डेरिवेशन नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, द फैक्टर विच इफेक्ट्स द क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट। क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? तो पहला है स्पैम ऑफ द शाफ्ट, बिल्कुल जो लेंथ होती है उसकी, वो क्या करता है? इफेक्ट करता है। क्रिटिकल स्पीड पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि भैया देखो, एक शाफ्ट है जिसपे आपने कुछ रोटर या समथिंग माउंट कर रखा है, और तो शाफ्ट का काम क्या होता है? इसी को घुमाता है ना। जब आप इसको घुमाओगे तो डेफिनेटली क्या होगा? यहाँ पे फ्लक्चुएशन होगा, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वाइब्रेशन आएगा। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बहुत पॉपुलर फार्मूला है। E डिवाइडेड बाई ओमेगा एन डिवाइडेड बाई ओमेगा, इसका स्क्वायर होता है -1। तो एट द क्रिटिकल स्पीड ओमेगा एन इज इक्वल टू ओमेगा हो जाता है। इसके वजह से y की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी, और कोई भी शाफ्ट इतना सस्टेन नहीं कर सकती है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि क्रिटिकल स्पीड ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है? तो इस पे तो डिपेंड करती है डायमीटर ऑफ द शाफ्ट होना चाहिए, यहाँ पे डिस्क नहीं होना चाहिए। अब ये डिस्क यहाँ पे इंटेंशनली लिखा गया है, तो फिर इस डिस्क के डायमीटर की मतलब कोई भी, ये शाफ्ट बेसिकली माउंट होती है, हो सकता है इसको ये डिस्क कह रहे हो। तो अगर ये डिस्क इंटेंशनली लिखा गया है तब ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर ये डिस्क बेसिकली बात कर रहे हैं शाफ्ट की, तो ये भी इंक्लूडेड होगा, क्योंकि जो डायमीटर ऑफ शाफ्ट होता है और एसेंट्रिसिटी इन सब पे ये डिपेंड करता है। तो अभी हम ऑप्शन को एकोमोडेट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाता है ऑल। अगर ये इंटेंशनली नहीं लिखा है, कोई एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है, तब होगा आपका ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 53, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फोर्स वाइब्रेशन टू द डिफ्लेक्शन है। यहाँ पे बेसिकली ये रिमूव हो गया है, उसे हम कहते हैं मैग्निफिकेशन फैक्टर। सिंपल फॉर्मूला है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54, A shaft carrying 3 rotor which have 3 रोटर है, मतलब 2 नोड होगा ना, 2 रोटर के बीच एक नोड होता है। नोड मतलब बेसिकली जब शाफ्ट में ट्विस्टिंग होगी तो जो बेसिकली आप कह सकते हो ना, जहाँ से ट्विस्टिंग का सेंटर पॉइंट होता है, उसकी बात कर रहे हैं ये। तो कितने नोड हो जाएंगे? 2 नोड हो जाते हैं। तो इसको आप कुछ इस तरीके से n-1 की तरीके से देख सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, 2 शाफ्ट। अगेन ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इससे पहले 2013 का जब हम लोग पेपर कर रहे थे तो सेम क्वेश्चन था, जहां तक मुझे याद है। मे बी यहाँ पे ए की जगह पे बी रहा हो, बी की जगह पे ए रहा हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं उससे। P इक्वल टू आप सभी को पता है 2π/N/T/60 होता है। यहाँ पे पावर किसके प्रोपोर्शनल है? टॉर्क के प्रोपोर्शनल है। तो P इज प्रोपोर्शनल टू T, और ये फार्मूला आप सभी को पता है T/J τ/max/r यहाँ पे। तो इसके हिसाब से T किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? D क्यूब के, क्योंकि आप सभी को पता है R नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, D के पावर 4, एक D से एक D कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्रोपोर्शनल D क्यूब कर देते हैं, ठीक है। तो D क्यूब के प्रोपोर्शनल है तो ऑब्वियसली 1/2 हो जाएगा, तो दैट इज 1/8 के इक्वल हो जाएगा। होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा, सॉल्व कर लेना एक बार। 56 है, इन द ट्रैक्टर। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई सी स्प्रिंग नहीं लगी होती है, तो 4 ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57 है, स्टार्टिंग फ्रिक्शन इज लो। अब फ्रिक्शन क्यों होता है? क्योंकि 2 सरफेस आपस में कांटेक्ट में हैं, और स्टार्टिंग में चांस ज़्यादा होता है क्योंकि मोशन नहीं है तो कांटेक्ट में रहेंगे। बट होता क्या है
कि अगर मान लीजिए आप हाइड्रोडायनेमिक फ्रिक्शन या लुब्रिकेशन यूज़ कर रहे हो, जहाँ पे आप बेसिकली पंप का यूज़ कर रहे हो वहाँ पे प्रेशराइज करने के लिए और एक लेयर जनरेट करने के लिए, तो वहाँ पे स्टार्टिंग फ्रिक्शन भी कम होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, अगेन ये वाला हट गया, कोई बात नहीं। इन फ्लो थ्रू द पाइप द ट्रांजिशन फ्रॉम द लेमिनार टू टर्बुलेंट कौन डिफाइन करता है? रेनॉल्ट नंबर करता है। रेनॉल्ट नंबर किसके इक्वल टू होता है? दैट इज रो वी डी बाई म्यू के बराबर होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका 2। क्या पूछा गया है? द फ्लो डज नॉट डिपेंड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द पाइप। बाकी देखो आप वेलोसिटी, डाया, विस्कोसिटी, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, एसआई यूनिट आपसे पूछा गया है कैनेमेटिक विस्कोसिटी का ना। एक तो डायनेमिक विस्कोसिटी है, दूसरा कैनेमेटिक विस्कोसिटी है। कैनेमेटिक विस्कोसिटी क्या हो जाएगा? डायनेमिक डिवाइडेड बाई रो हो जाता है, ठीक है। तो होप सो कि आप सभी को फार्मूला न्यूटन्स वाला तो पता होगा। न्यूटन फार्मूला दैट इज म्यू ए डेल यू बाई डेल वाई, ये सारा फार्मूला, ये रिलेशन आप सभी लोगों को पता होगा। तो यहाँ से डायनेमिक का फाइंड आउट कर पाओगे। अब बाकी रखना क्या होता है, आप सभी की यूनिट रखना है। ये क्या है? स्ट्रेस है, तो फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बाकी सबकी यूनिट, इसकी यूनिट आपको वेलोसिटी की यूनिट पता है, इसकी यूनिट पता है, एरिया, सबकी यूनिट पता है, रख देना आप, उसमें इसकी डिवाइड कर देना, तो वही सारी चीज़ें यूनिट आपको बताना है। तो यूनिट क्या हो जाएगा? बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड, मीटर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, ये अगेन थोड़ा सा इरेज हो गया है। पंप सेलेक्ट फॉर द पंपिंग स्वेजेस, मतलब जो स्वेजेस नाला, नल नाला होता है उसके पंपिंग के लिए हम यूज़ करते हैं ओपन इम्पेलर सेंट्रीफ्यूगल पंप। बेसिकली जो यूज़ होता है वो सेमी ओपन होता है, बट चूँकि वो ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, इसलिए जो ऑप्शन आपका 1 है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन नंबर 61 है, अगेन ये रिपीटेड है और ये फार्मूला भी है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 करेक्ट हो जाएगा। जो स्पेसिफिक स्पीड होती है ना, बेसिकली क्या करती है, हम परफॉर्मेंस उसकी दिखाते हैं उससे कि किसकी क्या परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 62, अ सेंट्रीफ्यूगल पंप टेक टू मच पावर ड्यू टू। सेंट्रीफ्यूगल पंप में पावर ज़्यादा लगता है, उसका एक रीजन, वैसे रीजन तो बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसका एक रीजन होता है एयर लीकेज। देखिए क्या होता है, हमको हेड जनरेट करना होता है ना, और अगर वहाँ पे लीकेज है तो हेड जो जनरेट करना है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, एयर आने की वजह से वहाँ पे। तभी आपने देखा होगा कई बार आपको प्राइमिंग भी करना पड़ता है। अब एयर लीकेज कहाँ से होगा? देखो बोल्टेड ही होता है हर जगह, प्लास्टिक लगा के आप बोल्ट करते रहते हो, पाइप्स को जोड़ते हो, फिर नीचे जो पंप होते हैं वहाँ पे भी जॉइंट होता है, तो वहाँ से एयर लीकेज के फुल चांसेस होते हैं। चाहे आप उसको कितना भी लीक प्रूफ बना लो तो भी एयर लीकेज होता है। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे ज़्यादा अप्रोप्रिएट? सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 63, इफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज नॉइजी इन द ऑपरेशन इट मे बी ड्यू टू द मैकेनिकल डिफेक्ट्स। कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम हुई होंगी कहीं पे, तो ही उसके वजह से ज़्यादा नॉइस आएगी। बाकी जो नॉइस आती है वो जो आपका वाटर मूवमेंट होता है, वाटर हैमरिंग होता है, उसका होता है, वो कंटिन्यूस वॉइस होती है, बट एकदम से कुछ ज़्यादा वॉइस आ रही है तो डेफिनेटली देयर विल बी द मैकेनिकल डिफेक्ट्स, कुछ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो है आपका 64, व्हेन द स्पीड ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डबल्ड द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव विल बी। ये क्या हो जाएगा? P इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब होता है, ये फॉर्मूला भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 8 टाइम हो जाएगा, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप रिक्वायर्ड एयर वेसल। एयर वेसल लगाया गया रहता है ना टू मेंटेन द कंटिन्यूअस सप्लाई। यहाँ पे आप देखोगे ये लगा रहता है, एयर वेसल का यूज़ किया जाता है। तो किस में यूज़ किया जाता है? रेसिप्रोकेटिंग पंप में यूज़ किया जाता है। पूरा मैकेनिज्म आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 66, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन इज दैट क्या होता है? VDP होता है ना, VDP, ठीक है। दो फार्मूले आप लोगों ने पढ़े होंगे, एक PdV पढ़ा होगा जो कि क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, वॉल्यूम चेंज हो रहा होता है, एक प्रेशर चेंज हो रहा होता है, वॉल्यूम नियरली सेम होता है ना, नियरली सेम होता है, एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट फॉर द आइडियल गैस हैविंग PV = RT = 0। जूल थॉम्सन जो कोफिशिएंट होता है वो 0 होता है फॉर द आइडियल गैस, बिकॉज आइडियल गैस एक्सपेंड होती है एसेंट्रोपिकली, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होता है जूल थॉम्सन कोफिशिएंट, म्यू = क्या होता है? ΔT/ΔP, और यहाँ पे होती है आपकी इंथैल्पी। अगर ये म्यू की वैल्यू पॉजिटिव होती है दैट्स मीन कि क्या होगा? टेम्परेचर फॉल ड्यूरिंग द
थ्रोटलिंग या एक्सपेंशन, ठीक है। अगर ये निगेटिव होता है दैट्स मीन कि टेम्परेचर विल राइज ड्यूरिंग द एक्सपेंशन या फिर थ्रोटलिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। आपका ऑप्शन क्या है, आइडियल गैस के लिए पूछ रहे हैं, मतलब 0 होगा। 68 है, अ कार्नोट साइकिल रेफ्रिजरेशन ऑपरेट। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन इज दैट, आपको टेम्परेचर दिया गया है, आपसे क्या पूछा गया है, COP पूछा गया है ना, तो COP इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 T1 माइनस T2, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज आपको रख देना है, 250 नीचे 50 हो जाएगा 5 के आसपास, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए 69 है, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजेज। ग्लोबल वार्मिंग किसके वजह से होता है, तो उसका एक रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब आप कहोगे कि क्या हम लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग फैला रहे हैं। हाँ फैला रहे हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर होता है ना, वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके अपने पास रखती है ना, रिफ्लेक्ट नहीं होने देती है, जिसके वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, उसी को तो हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 70 है, फॉर द डीजल इंजन द मेथड ऑफ गवर्निंग। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको कई बार मैंने डिस्कस किया हुआ है। अब कई सारे लोग कहते हैं कि सर आप ये कह देते हो कि पहले से डिस्कस किया हुआ है। देखिए रीजन ये है कि जो व्यूवर्स हैं, जो हर बार देखते हैं, अगर सेम एक्सप्लेनेशन में बार बार दूंगा तो उनको बोर फील होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस्ड क्वेश्चन है ये सारे। तो मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि आईसी इंजन की जो मैराथन क्लास है, आप लोगों ने वो देखा होगा। ऑटोमोबाइल की मैराथन क्लास शायद आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिए, थोड़ी सी वो बड़ी है, बट आईसी इंजन का तो आपको देख ही लेना चाहिए। खैर जो डीजल इंजन होता है, यहाँ पे क्या होता है, क्वालिटेटिव गवर्निंग होता है, मतलब क्वालिटी गवर्निंग मेथड का यूज हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटरसाइकिल हैज मोर देन 1 सिलेंडर। ध्यान रखना ये जो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे ना, वो पुराने हैं, पुराने सेंस, 2011 का पेपर है तो उसी के सेंस में पूछे गए हैं, ठीक है। तो यमहा में आता था डबल सिलेंडर आता था, हालांकि अब बुलेट में भी डबल सिलेंडर आता है, जो 650 की बुलेट आती है उसमें भी आता है डबल सिलेंडर। तो अभी के लिए यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन ले लेते हैं 3 एज पर द प्रीवियस, मतलब जबकि पूछा गया है जिस सेंस में उसकी बात कर रहे हैं। 72 क्वेश्चन है, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन हैज कंपेयर टू द 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। तो ऑप्शन हो जाएगा इट इज स्मॉलर इन साइज फॉर सेम आउटपुट ना। देखिए 2-3 रीजन होता है, एक तो हर स्ट्रोक में, मतलब वहाँ पे हमको हर 4 स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक मिलता है, यहाँ पे हमको हर 2 स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक मिलता है। तो एक तो पावर स्ट्रोक ज़्यादा मिल रहा है, पावर स्ट्रोक ज़्यादा मिलने की वजह से यहाँ पे फ्लाईव्हील छोटी यूज करते हैं हम 2 स्ट्रोक में, 4 स्ट्रोक में फ्लाईव्हील बड़ी यूज करते हैं, इसकी वजह से इंजन का साइज ओवरऑल थोड़ा बल्कि होता है एज कंपेरिजन टू 2 स्ट्रोक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो 73 क्वेश्चन है, इन रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर द क्लियरेंस रेशियो इज गिवन बाय। क्लियरेंस रेशियो इज नथिंग बट अ क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द स्वेप्ट वॉल्यूम। ये बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल। नेक्स्ट 74, इन सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेशर प्रेशर डेवलप डिपेंड अपॉन। प्रेशर डेवलप किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर सिंपल प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग देखें तो क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास, उसमें कुछ मास फ्लो कर रहा होगा, चाहे एयर कंप्रेस कर रहे हो आप, फ्लूइड कंप्रेस कर रहे हो, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा, और नीचे तो एरिया है। तो इन सारे पैरामीटर पे वो डिपेंड डेफिनेटली करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75, मैकेनिकल एफिशिएंसी। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या होता है, ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय द इंडिकेटेड पावर। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे 2। बाकी एफिशिएंसी, इंडिकेटेड पावर एफिशिएंसी भी पता होगा कि इंडिकेटेड पावर होता है वहाँ पे मल्टीप्लाई 3600, क्योंकि वो टाइम का जो रेशियो होता है, बाकी कैलोरीफिक वैल्यू। और उसी तरीके से अगर ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी तो ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय द कैलोरीफिक वैल्यू। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, दोनों को डिवाइड कर देने के पे क्या मिल जाता है, मैकेनिकल एफिशिएंसी। पहले भी हमने डिस्कस किया था। विथ इंक्रीज इन द क्लियरेंस वॉल्यूम द आइडियल वर्क कंप्रेसिंग 1 kg ऑफ एयर, या फिर वाट एवर दैट, कुछ भी कंप्रेस कर रहे हो ना। तो ठीक है, क्या कह रहे हैं, विथ इंक्रीजिंग इन द, एक एग्जांपल से समझते हैं ना, कुछ इस तरीके से आप समझ लीजिए। मान लीजिए ये हमारी एक्सिस है P, ये हमारी एक्सिस है V। मान लीजिए कोई साइकिल है, हमने इस तरीके से बना दिया, यहाँ पे हमने कंप्रेस कर दिया, प्रोसेस 1 2 है। यहाँ पे मान लीजिए कोई प्रोसेस हो, कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे फिर एक्सपेंड कर दिया, यहाँ पे फिर हमारे पास एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, ठीक है। अब एज ए स्टैंडर्ड साइकिल भी इसको लेके समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो होता है ना, यहाँ के ऊपर आपका पिस्टन नहीं जा रहा है, नहीं, यहाँ के ऊपर पिस्टन नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये क्लियरेंस वॉल्यूम है, ये VC है।
और ये जो है ये पूरा पिस्टन आपका जा रहा है, तो ये कौन सा वॉल्यूम है, ये है आपका स्वेप्ट वॉल्यूम ना, तो ये हो गया आपका स्वेप्ट वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे जो वर्क है पर्टिकुलर कंप्रेशन वर्क की बात कर रहा है ना, ये टोटल वर्क की बात नहीं कर रहा है, वर्क ऑफ कंप्रेसिंग, ठीक है। तो कंप्रेशन वर्क कहाँ पे हुआ है, 1 to 2 हुआ है, तो इसको हम आपके प्रेशर वाले एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर दें, यही तो होता है ना V डेल्टा P, यही होता है चेंज इन प्रेशर मल्टीप्लाई वॉल्यूम। वॉल्यूम में चेंजेज हैं बट निग्लेजिबल है, वो हम एग्जैक्टली कांस्टेंट तो लेके नहीं चलते, वो हर जगह होता है, निग्लेजिबल चेंजेज होते हैं, ठीक है। तो यही प्रेशर। अब क्या क्लियरेंस रेशियो मान लीजिए कि ये यहाँ ना जाके यहाँ तक है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, ये वाला जो है अगेन प्रोजेक्ट करोगे तो सिमिलर रहेगा, तो कोई चेंजेज होने वाले हैं नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। हाँ, अगर कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे तो दैट इज द डिफरेंट थिंग। क्वेश्चन नंबर 77 है, द मटेरियल फॉर द पिस्टन रिंग इज कास्ट आयरन। अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी डिस्कस हमने किया था। अब रिंग में आपको क्या चाहिए, बस वियर रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि वो सरफेस के कांटेक्ट में रहता है और प्रोटेक्ट कर पाए, थोड़ा उसका जो कंडक्शन है वो भी ठीक ठाक हो, क्योंकि थोड़ा प्रमोट कर पाए कूलिंग को, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 78, किस में किया जाता है, एयरक्राफ्ट में किया जाता है, क्योंकि हाइट पे जाने के साथ जो एयर डेंसिटी होती है, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो जाता है, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है, तो सुपर चार्जिंग हम कर देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 79 है, अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है स्पीड आपके इंजन की, मतलब इंजन मतलब क्रैंकशाफ्ट हो गया, और कैमशाफ्ट क्या हो जाएगा, उसके हाफ स्पीड से, क्योंकि 4 स्ट्रोक है, ठीक है, तो इसका आधा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वाल्व 2 स्ट्रोक बाद एक बार ओपन करना होता है। अब 80 है, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, फॉर्मूला है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, डिस्कशन की बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 81 है, एट द फिक्स कंप्रेशन रेशियो एंड द फिक्स वॉल्यूम ऑफ द एडियाबैटिक इंडेक्स आर CP/CB की बात कर रहे हैं फॉर एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल। तो आपको बताना है यहाँ पे थर्मल एफिशिएंसी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज हीट एट कट ऑफ रेशियो, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है आपका, बिल्कुल जो कट ऑफ रेशियो होता है कुछ ये रिलेशन होता है, कंप्रेशन रेशियो बढ़ाओगे तो बिल्कुल एफिशिएंसी बढ़ेगी, कट ऑफ रेशियो बढ़ाओगे तो घटेगी, तो ये वाला कुछ आपका फॉर्मूला होता है, अल्फा टू द गामा -1 गामा अल्फा -1, यहाँ पे अल्फा क्या है, कट ऑफ रेशियो, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, इन प्रेशर इंथैल्पी चार्ट स्पेस टू द लेफ्ट, ये भी भाई बना लो ना, प्रेशर इंथैल्पी चार्ट क्या ही होने वाला है, सभी लोगों ने देखा है, पीएच चार्ट है, कुछ इस तरीके से नजर आता है, लेफ्ट साइड का रीजन कौन सा रीजन होता है, ये दैट इज द सब कूलिंग लिक्विड रीजन ना, ये तो सेचुरेटेड लिक्विड है, ये सेचुरेटेड वेपर है, ये क्या है, सब कूल रीजन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 82 का 2 सही हो जाएगा। चलिए ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, इसे हम मॉइलर चार्ट नहीं कहते, मॉइलर HS को कहते हैं, इंथैल्पी और इंट्रोपी वाले को कहते हैं। नेक्स्ट जो है आपका 83, इन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन देयर इज मतलब क्या हो जाएगा, ऑल, देयर इज नॉइस नहीं होती है, मूविंग पार्ट नहीं होता है, मूविंग पार्ट नहीं होता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन नहीं होता है, वेपर एब्जॉर्प्शन वाली साइकिल की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ह्यूमिडिटी रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ना। अब तीन ह्यूमिडिटी आप पढ़ते हो, एक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सबका सिग्निफिकेंस क्या है वो सारा रेफ्रिजरेशन वाले चैप्टर में डिस्कस किया है, एक पूरा रेफ्रिजरेशन पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, कुछ 75 क्वेश्चन डिस्कस किया, अगर नहीं देखा आपने तो उसको भी फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, मोस्ट ऑफ द हाई स्पीड इंजन ऑपरेट, किस पे ऑपरेट होते हैं, डुअल साइकिल पे। मन में सवाल आ सकता है कि क्यों भाई डुअल पे, क्यों डीजल पे या पेट्रोल पे क्यों नहीं, क्योंकि देखो दोनों में एक हमारे पास आइडियल एजम्पशन है कि एक पे हम क्या कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे पिस्टन मूवमेंट को आप थोड़ा रोक दोगे, और कांस्टेंट प्रेशर कैसे रहेगा, वहाँ पे बर्निंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है, तो वो कैसे मेंटेन करोगे। तो इसीलिए क्या करते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने के लिए हम डुअल पे यूज़ कर लेते हैं। तो इस इंजन की स्पीड, फिर आप कहोगे कि इंजन की स्पीड से ज़्यादा से क्या लेना देना है भाई, अगर ठीक है प्रैक्टिकल बनाना है तो डीजल वाली को भी डुअल कर दो और पेट्रोल वाली को भी डुअल कर दो। देखो हाई स्पीड का मतलब ये है कि इंजन का जो पोजीशन है बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा होगा ना, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हाई स्पीड में। स्लो स्पीड में आप ये दोनों प्रोसेस शायद कर पाओगे, ठीक है, चाहे डीजल वाले पेट्रोल वाले, बट ज़्यादा हाई स्पीड है तो ज़्यादा प्रिफरेबल होगा डुअल।
चलिए 86 अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास बैलेंस होता है, इक्विलिब्रियम फोर्स बैलेंस जो होता है, क्योंकि भाई शॉक तो आएगा ना आएगा, पावर प्रोडक्शन होगा, तो उसको बैलेंस कर पाए हम प्रॉपर तरीके से, इसलिए फायरिंग का ऑर्डर इस तरीके से रखते हैं। आप एक साइड से फायर कर दो, एक साइड से सारा एक ही साइड पावर आ जाएगा, दूसरी साइड रहेगा नहीं आपकी। भाई सारा जो सिलेंडर है एक शाफ्ट पे ही तो माउंट होते हैं यार, क्रैंक शाफ्ट पे ही तो माउंट होते हैं इस तरीके से सिलेंडर। अब सब एक ही जगह का फायर हो गया तो हो गया, इधर से कल्याण उड़ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 87, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ये सारे कब सेम होते हैं? सेम होते हैं सैचुरेशन, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन आप सभी को याद होनी चाहिए, ये वाली होती है ना। कहीं कोई भी पॉइंट ले लो, जो भी ड्राई बल्ब टेम्परेचर रहेगा वही वेट बल्ब टेम्परेचर रहेगा, वही आपका वेट बल्ब, ड्राई बल्ब, ड्यू बल्ब। ठीक है, ड्यू मतलब कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया हो, वेट बल्ब कपड़ा लगा के मेजर करना है, मतलब सैचुरेशन पे मेजर करना है। ड्राई बल्ब मतलब बिना कपड़े के मेजर करना है, मतलब बिना गीले कपड़े के। और कपड़ा गीला करने का मतलब यहाँ पे यही होता है कि वहाँ पे मेजर करोगे तो इवापोरेशन होगा, वहाँ की आसपास की एयर सैचुरेट हो जाएगी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन 88, कंप्रेशन रेशियो ऑफ द पेट्रोल, बहुत ही सिंपल है, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। अगेन डीजल का पूछ लिया है तो 60/20 होता है, इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, क्वेश्चन आएंगे थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, इसको 30/20, 22 दे देंगे, 24 दे देंगे, 25 दे देंगे, डिपेंड अपॉन। उसका 8 से स्टार्ट किया था शायद, वहाँ पे 6 से भी स्टार्ट कर देते हैं पेट्रोल का, तो वो आप देख लेना। चलिए 90 नंबर है, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव फ्यूल। तो रूरल एरिया में भाई बायोगैस आसानी से मिल सकती है ना, ट्रेडिशनल तरीके से बायोगैस हम बना सकते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड। चलिए 91, कैन डिटरमाइन द मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर इंडिकेटेड पावर, उस तरीके से हम फाइंड आउट कर पाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। 100 सीसी इंजन हैज फॉलोइंग पैरामीटर, क्या होता है 100 सीसी का? वहाँ पे स्वेप्ट वॉल्यूम होता है, क्योंकि ये पावर दिखाता है ना, और पावर कहाँ से आएगा? स्वेप्ट वॉल्यूम से आएगा, क्योंकि वही वॉल्यूम चेंज हो गया, मल्टीप्लाई प्रेशर कर देंगे, वर्क हो जाएगा, पावर हो जाएगा। चलिए 93, मटेरियल फॉर रेडिएटेड ट्यूब ब्रास की बनती है। बेसिकली क्या फंक्शन होना, ट्यूब का क्या फंक्शन होता है? मटेरियल कैसा हो? कंडक्टिव हो, थोड़ी सी उसके पास स्ट्रेंथ हो, और इजिली उसको हम फोल्ड आउट कर पाएँ। जो बनाना होता है, छोटे छोटे ट्यूब्स बनाना होते हैं, तो इजिली हम उसको क्या कर पाएँ, बना पाएँ ट्यूब्स को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंस्ट्रेन ये होते हैं, और मटेरियल से रिलेटेड कंस्ट्रेन ये होता है कि वो कंडक्टिव ठीक ठाक हो, हीट ट्रांसफर कर पाए। चलिए, अच्छा नहीं कि ऐसा नहीं कि एल्यूमिनियम की नहीं बनती है, स्टील की नहीं बनती, बाकियों की भी बनती है, ज़रूरत पड़ता है तो जैसी ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसकी भी बनती है। 94 है, हीट लॉस ड्यू टू द कूलिंग वाटर इन आईसी इंजन। देखो आईसी इंजन या कोई सा भी इंजन है, जो हीट लॉस होता है दो जगह से, एक तो कूलिंग कर देते हैं हम, कुछ एग्जॉस्ट में चला जाता है, तो मोर देन 50% हीट तो हम यहाँ से लॉस कर देते हैं, क्योंकि हम उसका यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। देखो कूलिंग करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंजन सर्टेन मटेरियल का बना हुआ है, उसका सर्टेन मैक्सिमम टेम्परेचर है। एग्जॉस्ट में जाना जरूरी है, नहीं जाएगा एग्जॉस्ट में तो थर्मोडायनामिक सेकेंड लॉ कहाँ चला जाएगा, उसी को ब्रेक कर देंगे हम, कि टोटली हीट को हम वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब उसका अलग कंस्ट्रेन है कि क्यों जाना चाहिए, क्या है, व्हाट एवर दैट। ठीक है, खैर बहुत ज़्यादा हम कंडेंस नहीं कर सकते, सल्फ्यूरिक एसिड भी बन जाता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का 63 कंडेंसेटिंग पॉइंट होता है, फिर वहाँ सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, इरोज कर देगा पूरे आपके साइलेंसर फैलेंसर को, तो कई सारे कंस्ट्रेन होते हैं। ठीक है, खैर यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो सेकेंड है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ सिलेंडर ऑफ द स्कूटर में, यहाँ पे देखो पेट्रोल लिखा है ना, बट ये पेट्रोल वर्ड एग्जैक्टली नहीं होता है, ये होता है पेट्रोइल समथिंग करके वर्ड। बेसिकली आप लोगों ने देखे होंगे, नहीं देखा होगा तो भी, अब ऐसा नहीं होता है, पहले ऐसा होता था, और 10 साल पुराना पेपर है तो ये उसी सेंस में पूछा गया है। आपने देखे होंगे कि स्कूटर जब लेके जाते थे तो थोड़ा सा क्या होता था, एक पेट्रोल डलवाते थे, बट थोड़ा सा ऑयल वहाँ पे और डलवा लेते थे उसी टंकी में ना, तो वो क्या होता था, लुब्रिकेंट होता था, वो बेसिकली लुब्रिकेट करने के लिए होता था। तो उसी की बात कर रहे हैं, उसी स्कूटर की बात कर रहे हैं, जो कि आज ऐसा नहीं होता, आज एक सेपरेट सेक्शन बना होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोर विस्कस लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो कौन डिसाइड करता है लुब्रिकेटिंग की क्वालिटी? बेसिकली सोसाइटी ऑफ अमेरिकन इंजीनियर्स, SAE कहते हैं। ठीक है, अब विस्कोसिटी डिफाइन करने का क्या मतलब है? मान लीजिए एक एग्जांपल, अगर कोई ऑयल है जो कि बहुत लो टेम्परेचर पे, उसकी देखो विस्कोसिटी क्या है भाई, टेम्परेचर के हिसाब से तो वेरी करेगी ना, डेंसिटी वेरी करेगी, विस्कोसिटी के सारे पैरामीटर चेंज होते रहेंगे। तो हम इसलिए क्वालिटी डिफाइन करते हैं कि
कौन सा जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है हाई टेम्परेचर पे अच्छा काम करेगा, कौन सा लो टेम्परेचर पे अच्छा काम करेगा। टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी उसकी आपके लुब्रिकेटिंग ऑयल की, ठीक है। टेम्परेचर घटता है तो ज़्यादा डेंस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर हो जाएगा तो जमने के चांस है। तो उस बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा का कहाँ पे यूज़ करना है। जैसे 10 के आसपास होते हैं तो लो टेम्परेचर, 40 या 40 से ऊपर वाले जो होते हैं SAE जो 40 से ऊपर वाले होते हैं उनको हाई टेम्परेचर पे हम यूज़ करते हैं। और जितना ज़्यादा इसकी वैल्यू है मतलब वो उतना ज़्यादा विस्कस है, इसका मतलब ये होता है। ये इस तरीके से कुछ नोमेनक्लेचर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, मतलब 70। नेक्स्ट है जो आपका IP ऑफ एन इंजन कैन बी डिटरमाइंड। देखो इसे हॉट स्टेट दोनों के लिए होता है, मल्टी सिलेंडर होता है, इस बात ये तो श्योर है, ठीक है। मल्टी सिलेंडर हो गया। अब ये पेट्रोल डीजल दोनों में हम यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है आपका CI, क्योंकि वहाँ पे हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन करते हैं, थोड़ा मेजरमेंट हमारा ज़्यादा एग्जैक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन अगर एक चूज़ करना है तो वो आपका C होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे एक चूज़ नहीं करना होता, केवल मल्टी सिलेंडर होता तो आप मल्टी सिलेंडर चूज़ करते, ऐसा नहीं कि मल्टी सिलेंडर CI या SI चूज़ करना होता। अगर ऑप्शन में आपका मल्टी सिलेंडर केवल यहाँ पे मान लीजिए कोई एक ऑप्शन हटा के केवल मल्टी सिलेंडर लिखा होता तो आप मल्टी सिलेंडर ऑप्शन चूज करोगे, ठीक है। चलिए 98, द पर्पज ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम इज टू बी। क्या पर्पज होता है भाई, तो पहले तो लुब्रिकेट करना, लुब्रिकेशन से काम ही है लुब्रिकेट। लुब्रिकेट क्यों करना, फ्रिक्शन घटाना, तो फ्रिक्शन पावर डिक्रीज करना होता है, जो फ्रिक्शन लॉसेज हो रहे होते हैं। कंपोनेंट को कूल भी कर देते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि वो जाएगा तो कहेगा कि नहीं मैं बस लुब्रिकेट करूंगा, कूल मेरा काम नहीं है, क्योंकि वो कूल भी करता है जहाँ पे जाता है, इसलिए कूलिंग का भी एक पर्पज होता है, बट पर्पज उसका कूलिंग नहीं होता है, फुलफिल हो जाता है बस। और लुब्रिकेटिंग तो है ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, द लेवल ऑफ ऑयल एंड इंजन सिलेंडर शुड बी चेक्ड व्हेन इंजन इज। कब भाई, कब चेक करोगे, ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ना, एकदम शुरू करने जा रहे हो तभी चेक कर लो, तभी आपको एग्जैक्ट लेवल पता चलेगा। अगर कुछ टाइम बाद आपने स्टार्ट कर लिया, स्टार्ट करने के बाद टेम्परेचर बढ़ गया, फिर आपको एग्जैक्ट लेवल नहीं होगा, फिर उसका मूवमेंट भी हो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितना है, लेवल क्या है एग्जैक्टली। तो शुरू में मेजर करते हैं ना, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए 100 क्वेश्चन है, या लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। फ्यूल इंजेक्टर इज द पार्ट ऑफ डीजल इंजन ना, डीजल इंजन का पार्ट होता है, क्योंकि अलग से हमको प्रेशर चाहिए होता है, हाई प्रेशर पर फ्यूल इंजेक्ट करना होता है, इसलिए वहाँ पे इंजेक्टर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अलग से 2 पंप भी लगाते हैं, हमको फ्यूल को फ्यूल टंक से वहाँ लाते हैं, फिर प्रेशराइज करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। बट अभी के लिए जो आपका ऑप्शन है 3 है, डीजल इंजन में चाहिए होता है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। होप सो कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।